45 साल में $50 और सिर्फ 45 दिन में $100। चांदी ने वो कर दिखाया है जो कमोडिटी मार्केट में कमी देखने को मिलता है। अब अगला टारगेट 113 या $120, या ये रफ्तार थक चुकी है? क्या ये फ्रेश बाय का मौका है या मुनाफा काटने का सही टाइम? इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी, नितिन जी, जो सिल्वर की वीकली क्लोजिंग आई है वो क्या कहती है आगे के लिए? कमल जी देखिए 103 के आसपास सिल्वर वीकली क्लोज दिया है। और ये मैसिव शॉर्ट कवरिंग हमने कल रात को 12:30 के बाद आते हुए देखी। 12:30 तक की अगर मैं बात करूं तो 101 101.50 के आसपास चल रही थी चांदी। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट तक जो लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा नीचे आ जाए तो हम कट करके जाए, उन्होंने फिर कॉमेक्स के अंदर जो अपना वीकली मतलब कैरी फॉरवर्ड करना ठीक नहीं समझा, और इस वजह से उन्होंने अपना पोजीशन जो है वो क्लियर ऑफ किया, तो वो लास्ट आया। लेकिन एक बात कमल जी बड़ा क्लियर है, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इस बाजार में जो शॉर्ट करेगा उसको निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप लॉन्ग करिए, जहां जहां आपको रिस्क लगे वहां पे आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए। दोबारा आपको जहां पे वापस लॉन्ग लगे वहां पे आप चांदी को लॉन्ग करिए। देखिए $100 का एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, और $100 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास जब भी इस तरह के लेवल्स टूटते हैं तो 1-1.5% के जो ऊपर के लेवल होते हैं वो कभी हमें दिखाई नहीं देते। उसका कारण क्या होता है कि एल्गोस के जो है वो स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, और कल चांदी में एल्गोस के स्टॉप लॉसेस 101 के आसपास थे। और जैसे ही वो ट्रिगर हुए हमने देखा 102 101.50 के भाव जो है वो हमें कंटिन्यूअस देखने को मिल गए। भारतीय निवेशकों ट्रेडर्स के साथ समस्या क्या है कि 26 जनवरी को एक तो बाजार बंद है, और हमारे पिछले 12-15 साल के जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब भारतीय बाजार बंद हो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुले हो, तो वो बहुत अच्छा नहीं लग रहे हैं। तो इस वजह से मेजर लोग जो है वो अपनी पोजीशन कट करके गए। और दूसरा सबसे बड़ा कमल जी प्रॉब्लम आ रहा है रोल ओवर का। अगर मैं बाइंग के साइड हूँ तो मान लीजिए 14,000 से 16,000 रुपए का रोल ओवर जो है ना, मतलब अगर मैं बाइंग साइड हूँ और 15-16 हजार का ये रोल ओवर हो गया और 25-26 हजार रुपए का चांदी में प्रीमियम हो गया M6 के ऊपर, तो 40,000 रुपए एडिशनल कॉस्ट, यानी 12-13% के प्रीमियम पे जाके तो मैं चांदी नहीं खरीदूंगा। और मुझे लगता है कि अंततोगत्वा जिस तरीके से ETF में शोर मचा हुआ है, तो आज नहीं तो कल ETF की प्राइसिंग जो है वो ठीक हो ही जाएगी। तो आज की डेट में अगर मुझे चांदी के अंदर पैसा डालना है तो मुझे लगता है कि इस समय ETF के अंदर जो डिस्काउंट चल रहे हैं उसका फायदा उठाया जा सकता है। जी। और नितिन जी, ये जो सिल्वर में जिस तरह हम दौड़ देख रहे हैं, ये रियल बुल रन है या सट्टे की आग लगी हुई है? देखिए कमल जी, ये जो रियल बुल रन होता है या सट्टा होता है, स्पेकुलेशन होता है, ये होता क्या है कि कभी भी किसी भी कमोडिटी में तेजी आती है, मैं तेजी की बात करूं, मैं मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कभी तेजी आती है तो दैट इज ऑलवेज बैक्ड बाय अ फिजिकल डिमांड। पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए जो बड़े स्पेकुलेटर्स हैं, अगर किसी को बाजार मैनिपुलेट भी करना है तो वो हमेशा पहले फिजिकल स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। फिजिकल स्टॉक की है तौबा मस्ती है कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, वहां पे नॉर्मल ग्राहक दौड़ने जाता है और फिर वहां से भाव नीचे आ जाता है। अगर ये केवल सट्टे की वजह से लगी हुई भाव की आग होती तो ये सर 1,92,000 जब फिजिकल में पहुंची थी और MCX 1,70,000 था अक्टूबर के आसपास, और जब वहां से हमने करेक्शन देखा था तो उस करेक्शन से चांदी कभी भी उबर नहीं पाती। अब आप समझिए, दिसंबर 5 को हम 2 लाख रुपए पे ये बात कर रहे थे, जब मैं कह रहा था कि अब अगले 90 दिन के अंदर 50,000 और बढ़ जाएगी, तो ये लग रहा था बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऑलरेडी इतना बढ़ गया है। आज लोग तरस रहे हैं कि किसी तरह 2.5 लाख रुपए का भाव देखने को मिल जाए तो हम अगर फंसे हुए हैं तो वो निकलने का मौका मिले। तो ये जो डिमांड है ये बिल्कुल बैक्ड बाय फिजिकल है, बट हाँ प्राइजेस जरूर स्ट्रेच्ड है। 12 से 13% तो MCX के अंदर ही खाली स्ट्रेच्ड भाव है। मतलब अगर मैं फेयर प्राइसिंग की बात करूं तो इस समय डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंदर फेयर प्राइसिंग नहीं है। लेकिन नितिन जी, चांदी में इतनी जबरदस्त तेजी के पीछे असली वजह यही बताई जा रही है कि डिमांड बहुत है, लेकिन दूसरी वजह सामने नहीं आती। और कोई वजह भी है तेजी की? कमल जी देखिए, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है। हाँ, रिवेंज टूरिज्म। जिस समय कोविड के बाद जो एकदम से टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ी थी, तो वो एक रिवेंज टूरिज्म था कि जिसमें लोग जो है वो एकदम से बोले कि अब सब कुछ जब खत्म ही होना है तो फिर हम कम से कम जो पैसा है हमारे पास उससे घूम ले और मौज मस्ती कर ले। तो देखिए,
आप समझिए चांदी पिछले कई सालों से दबी रही है सर, उसके जो भाव है वो दबे रहे। आप $800 का सोना आज $5000 सोने को होने में है 45 साल में। चांदी तो सर $50 की $100 ही हुई है, जबकि चांदी का इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, ज्वेलरी डिमांड भी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है। तो अभी भी चांदी मुझे ऐसा लगता है रियल प्राइसिंग की तरफ नहीं है अपने। रियल प्राइसिंग जब आएगा जब भाव 125 और 130 के आसपास स्टेबल होंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम 125 130 सेंट का भाव देखने को हमें मिल जाएगा। जी। और नितिन जी, गोल्ड के मुकाबले चांदी क्यों ज्यादा तेज दौड़ रही है या दौड़ाई भी जा रही है? नहीं नहीं, कमल जी क्या है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उनको लगता है गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का जो रन अप है वो काफी कम हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि सिल्वर को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा ऐड किया है गोल्ड की बजाय। आज आज एक नॉर्मल निवेशक है जो मान लीजिए पिछले 20 साल से 25 साल से कमोडिटी को ट्रेड कर रहा है, उसने सोने को 25 साल में $800 से $5000 होते हुए देख लिया। मतलब अगर मैं बात करूं तो 2000 से लेके अभी तक तो $800 से भी कम का भाव था। तो अब वो निवेशक जब चांदी को देखता है तो उसको लगता है चांदी तो बढ़ी ही नहीं है, तो वो चांदी की तरफ ज्यादा भागता है। लेकिन अगर इसको हम गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से देखें तो देखिए 65 का गोल्ड सिल्वर रेशियो का लॉन्ग टर्म एवरेज होता है, और 45 49 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 45 या 42 के लेवल्स होंगे, वहां पे फिर वापस सिल्वर से गोल्ड में स्वैपिंग चालू हो जाएगी। और वहां से फिर हम देखेंगे कि गोल्ड में एक नई रैली चले। जी। देखिए नितिन जी, कई एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि 113 $120 का टारगेट बोल रहे हैं, और आपने अभी कहा कि 125-30 भी सिल्वर बिक सकती है। असल में कहां तक लॉन्ग पोजीशन को वेट करना चाहिए कि जहां फिर एक मुनाफा वसूली के बारे में सोचा जा सकता है किसी ट्रेडर द्वारा या निवेशक द्वारा? कमल जी देखिए बिक सकती नहीं है, बिक जाएगी। 125 से 130 का जो भाव है ये हमें स्क्रीन पे बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसका कारण है कि कमल जी अब शॉर्ट सेलर्स नहीं है इस बाजार के अंदर। आज अगर आप किसी को शॉर्ट सेलिंग के लिए बोल दो ना तो कहता है सामने वाला, आपको कहेगा मूर्ख है ये भाई, शॉर्ट सेलिंग के लिए बोल रहा है, भले ही वो कितना बड़ा शॉर्ट सेलर हो। तो अब जब किसी भी बाजार में देखिए कमोडिटीज के अंदर हो या इक्विटीज के अंदर हो, बाजार दो ही चीजों से चलता है, या तो बायर से चलता है और सेलर से चलता है, जब दोनों हो। अब इस बाजार में सेलर है ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी ने इंट्राडे बेचारे ने सेल भी किया, आधा टका चांदी बढ़ गई, तो वो डर के मारे चांदी को काटता है। अब जहां उसकी शॉर्ट कवरिंग आती है वो चांदी को और आधा टका बढ़ा देती है। अब इधर ही चार्ट में दिखा जो बायर है कि ब्रेकआउट आ गया, वो कहता है और बाय करो, तो वो और बाय करने भागता है, तो हम देखते हैं चांदी वहां से 1 टका और बढ़ जाती है। तो चांदी में अब जो तेजी आ रही है सर, अब जो मूवमेंट आ रहे हैं ना वो बहुत तेज आ रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तानी भाषा में हम जिसको कहते हैं दिन दूनी रात चौगनी, तो अब वो दिन दूनी रात चौगनी वाली तरक्की जो है वो हमें चांदी में देखने को मिल रही। जब तक चांदी या सोने में कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है या कोई ऐसा कारण नहीं मिलता जिससे शॉर्ट सेलर्स जो है वो दोबारा एक्टिव हो, तब तक क्या है कि हम चांदी में किसी तरह की मंदी नहीं देखेंगे। और जो तेजी के लेवल्स होंगे वो बहुत फास्ट होंगे, जो जो हमने सोने में देखे थे आज से 3 महीने पहले। अगर मैं सितंबर की बात करूं, जब मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता था कि किसी एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है, आप आइए सोने को बाय करिए जहां पे, और उसको 1% 2% ऊपर जो बेचने में लगा दीजिए, कल के लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बिल्कुल चांदी में भी अब वही स्थिति है, किसी तरह की कोई एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं है। नीचे में आप बाय करिए, और जहां पे भी सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं उन कल के लो का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके बाद 1-2 टका जहां आपको मिले वहां पे आप निकल जाइए। तो इस तरह की ये सिचुएशन फरवरी मिड तक चल सकती है जब तक यूएस के कोर्ट्स के डिसीजन नहीं आ जाते। जी, बिल्कुल आपने सही कहा नितिन जी। और देखिए चांदी शायद खुद अपने आप को ज्यादा समझ रही है, और जो भी उसे शॉर्ट सेल कर रहा है, यानी सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसा है, चांदी पता लगा उसे ही पटक देती है, और सारे शॉर्ट सेलर साफ हो गए बाजार से। लेकिन क्या यह समय नई या फ्रेश बाइंग का है सिल्वर में? देखिए कॉशियस बाइंग का समय है। कॉशियस बाइंग का मतलब ये है कि पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए। जैसे हमारे बड़े भाई मनोज जी अब हमेशा तो कहते पैसा हैं ही बहुत कि ज्यादा अगर लग रहा आपको है, चांदी पता में, कहाँ लगेगा? नहीं नहीं, जो भी है मान लीजिए आप मान लीजिए 1 लाख रुपए भी लगा रहे हैं, तो देखिए 30,000 रुपए की चांदी आप पहले खरीदिए। उस 30,000 की चांदी से आपकी जो दिमाग की खुजली है वो मिट जाएगी कि भाई मेरे को चांदी लेनी है, मैं ले नहीं पाया, उससे आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी चांदी आप लीजिए, अगर चांदी आपको कहीं भी 95 96 के अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स किसी भी डिप में मिल जाते हैं तो वहां पे आप लीजिए।
तीसरी चांदी आप तब लीजिए जब यूएस कोर्ट के डिसीजन आएंगे, क्योंकि यूएस के कोर्ट के जब डिसीजन आएंगे तो समस्या ये है कमल जी, चाहे वो ट्रम्प के फेवर में आए चाहे अनफेवर में आए, वो बाजार को, शेयर बाजार को गिराएंगे ही गिराएंगे। इक्विटी मार्केट जो है वो उससे गिरेंगे, क्योंकि और अगर इक्विटी मार्केट गिरेंगे तो 1 या 2 दिन का डोमिनोज इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर में भी आएगा, जब हम जिसको हम पोर्टफोलियो सेलिंग बोलते हैं, जहां पे आपके एक सेगमेंट के लॉस को भरने के लिए आपको अपना प्रॉफिट वाला सेगमेंट भी सेल आउट करना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो वहां पे आप उसको बाय करके चलिए। 125 अभी तक हमने ये टारगेट कहीं भी नहीं दिया, हम ये फर्स्ट टाइम मोलतोल में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 125 का टारगेट बहुत जल्दी जो फ्रेश निवेशक है उनको भी देखने को मिल जाएगा। जी। अब देखिए नितिन जी, सारी चीजें बहुत अच्छी है, सब लोग खुश हैं कि चांदी बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा अंदर में कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसको बाजार नजरअंदाज कर रहा हो? देखिए, रिस्क तो कमल जी हमेशा ही रहता है बाजार में, और जब इस तरह की तेजी आती है तो लोग क्या करते हैं, रिस्क को नजरअंदाज करना शुरू ही कर देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने बेसिक्स को जो है वो भूल जाते हैं। हमें याद रखना होगा कि ये जो तेजी आई है ये इसलिए आई है क्योंकि लोग पेपर करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो 5 साल से चल रही है, वो ऐसा नहीं है कि आज इंडस्ट्रियल डिमांड आ गई, वो 5 साल से कैंडी डेफिसिट में है, आज ही भागी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी दिन 1 ग्राम सोने की भी सेलिंग सेंट्रल बैंकों के द्वारा आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कितना सेल कर लेंगे, कितना नीचे आ जाएगा। नीचे आने की भी कोई सीमा नहीं है, जैसे ऊपर आने की कोई सीमा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत निकल जाइए। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स पे जो है आप नजर रखिए। ट्रम्प की अभी तक के अगर आप स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि किसी दिन उनका स्टेटमेंट आ जाए कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस आर सो हाई एंड वाई अमेरिकन आर नॉट सेलिंग इट। मतलब कुछ भी वो दे सकते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स। तो मुझे लगता है कि आपको इन सब बातों पे नजर रखनी है, और कुछ भी नेगेटिव आए, कुछ भी नेगेटिव आए तो ये नहीं सोचना है आपको कि कितना गिर जाएगा, चलो देख लेंगे हम भी। बाजार से लड़के आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। बिल्कुल। और नितिन जी, 26 जनवरी को तो भारतीय बाजारों में छुट्टी है, अवकाश है, लेकिन अगले वीक में फिर भी ऐसे कौन से अहम डेटा हैं जो बुलियन मार्केट के ट्रेडर को ध्यान में रखना जरूरी होगा? देखिए, 29 तारीख को कमल जी फेड की मीटिंग है, एफओएमसी के आपके डिटेल्स आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर पूरी निगाह बना के रखनी चाहिए। अगर कोई भी वोलेटिलिटी उसकी भी वजह से आती है तो वो वोलेटिलिटी शॉर्ट लिव्ड होगी, अनटिल अनलेस वो गोल्ड रिजर्व के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो अगर गोल्ड रिजर्व के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी वोलेटिलिटी। उस वोलेटिलिटी में अगर हम बाय करके चलेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, अभी कोई भी पोजीशन जो है मैंने किसी भी मार्केट में गोल्ड सिल्वर में नहीं बना रखी है, क्योंकि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये 3 दिन ऐसे होते हैं जब मैं अपनी पोजीशन को जीरो करके जाता हूँ। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी।